हाँ भाई नमस्कार। ग्रो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर का अपना टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपन ने पृथक उत्तेजित जनरेटर तक पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे स्व उत्तेजित जनरेटर आपका क्या होता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, किस हिसाब से काम करता है और अपने को इसके अंदर क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ आज अपन देखेंगे। तो ध्यान से देखना है, वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो करते हैं आगे चर्चा की शुरुआत। कर लेते हैं टॉपिक के अनुसार बातें कि भाई टॉपिक के अंदर क्या बातें निकल के आती हैं। ठीक है जी। स्व उत्तेजित जो जनरेटर है आपका, इस जनरेटर की 4-5 शर्तें हैं आपकी। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। 4-5 इसकी शर्त है, उन शर्तों के बारे में अपन देखते हैं। एक बार ध्यान से देखना इसको। इसकी 4-5 शर्त हैं और बाकी हाँ, तो ये 4-5 शर्तें कौन कौन सी हैं, क्या आपके काम में आती हैं, किस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, पृथक उत्तेजित जनरेटर से किस हिसाब से ये अलग है आपका, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भाई 1 नंबर जो पॉइंट है आपका, 1 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में देखना ध्यान से। जो फील्ड है, फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। 1 नंबर पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट है कि आपका फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। वो कौन सा जनरेटर है आपका? स्व उत्तेजित जनरेटर। क्यों? अगर फील्ड के अंदर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व का मान नहीं होगा तो आपकी फील्ड उत्तेजित नहीं होगी। अब फील्ड उत्तेजित नहीं होगी तो क्या जनरेटर आपका काम करेगा? क्या वोल्टेज बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। इसलिए इस जनरेटर को वोल्टेज बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड के अंदर आपको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, बैक साइड में एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो इससे पीछे वाला जो वीडियो था उसमें पढ़े थे अपन ने कौन सा पृथक उत्तेजित जनरेटर पढ़ा था। वहां पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या था कि आपको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस जनरेटर में आपको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता पड़ती है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व आपका नहीं होता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। 1 नंबर बात। नंबर 2 बात आपकी है क्या? फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से सदैव कम रहना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट आप क्या है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो मान है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से सदैव कम होना चाहिए। देखो, क्रांतिक प्रतिरोध है आपका, ये क्रांतिक शब्द निकल के आया है। क्रांतिक प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, ये नियत प्रतिरोध है जिसपे आपका वोल्टेज जनरेटर है जो वोल्टेज बनाने में सक्षम होता है। फील्ड का एक नियत प्रतिरोध है जिसके अंदर आपका भाई ये माना जाता है कि इस प्रतिरोध से अधिक होने के बाद में आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। तो उस प्रतिरोध से अगर अधिक प्रतिरोध आपका फील्ड का हो जाता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। करेंगे चर्चा क्रांतिक प्रतिरोध की आगे, थोड़ी देर रुको।
नंबर 3 बात क्या है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, घूर्णन गति, घूर्णन गति सदैव नियत गति के समान होनी चाहिए। घूर्णन गति सदैव नियत गति के समान होनी चाहिए। इस टॉपिक से आपको, इस लाइन से, इस पॉइंट से आपको सीखना यही है कि अगर आपका जनरेटर, ध्यान से देखना, 100 आरपीएम पे घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, यहां आपका वोल्टेज निर्माण हो रहा है, ये एक नियत घूर्णन गति है आपकी 100, कि भाई 100 आरपीएम पर आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में सक्षम है। अगर इसकी घूर्णन गति कम हो जाती है, 80 आरपीएम हो जाती है, तो आपका जनरेटर क्या, वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। क्या हो जाता है, वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। इसलिए आपकी जो जनरेटर की घूर्णन गति है वो नियत घूर्णन गति के समान होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, उसके समान ही होनी चाहिए, नहीं तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। नंबर 4, अब नंबर 4 देखना कि प्रेरित ईएमएफ तथा घूर्णन गति में उचित संबंध होना चाहिए। ठीक है जी। 4 नंबर पॉइंट है कि प्रेरित ईएमएफ तथा घूर्णन गति के बीच में उचित संबंध होना चाहिए। किस हिसाब से, जैसे कि आपका शंट फील्ड है, आपकी जो फील्ड फ्लक्स है, फील्ड का फ्लक्स है, ठीक, ये फील्ड जो आपका प्रेरित ईएमएफ है, ये फील्ड फ्लक्स का सहयोग करने वाला होना चाहिए, फील्ड के फ्लक्स को बढ़ाने वाला होना चाहिए और घूर्णन गति के साथ में चलने वाला होना चाहिए। घूर्णन गति के साथ साथ आपका फील्ड फ्लक्स भी बढ़ना चाहिए, आपका प्रेरित ईएमएफ भी बढ़ना चाहिए। ध्यान से सुनना, फील्ड के अंदर उत्पन्न ईएमएफ का सहयोग करने वाला होना चाहिए, फील्ड फ्लक्स का सहयोग करने वाला चाहिए, फील्ड धारा का सहयोग करने वाला होना चाहिए। तो उचित प्रेरित ईएमएफ अथा घूर्णन गति में उचित संबंध होना जरूरी है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 4 पॉइंट आपके हैं। इसके शर्त, पहली शर्त क्या है कि फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फील्ड का प्रतिरोध का मान, फील्ड प्रतिरोध का मान है आपका, वो क्रांतिक प्रतिरोध के मान से सदैव कम रहना चाहिए, सदैव कम रहना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है जो आपकी घूर्णन गति है वो नियत घूर्णन गति के समान होनी चाहिए या नियत घूर्णन गति से कम नहीं होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। फिर आ जाता 4 नंबर पॉइंट आपका कि प्रेरित ईएमएफ तथा घूर्णन गति के बीच में उचित संबंध होना चाहिए। प्रेरित ईएमएफ है आपका, वो फील्ड फ्लक्स के अंदर फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ाने वाला होना चाहिए, फील्ड फ्लक्स के मान के अंदर बढ़ोतरी करने वाला होना चाहिए या उसके समान चलने वाला होना चाहिए, उसकी दिशा के अंदर चलने वाला होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान से देखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, आगे बात कर लेते हैं क्या, आगे बात कर लेते हैं क्या क्रांतिक प्रतिरोध आपका क्या होता है। क्रांतिक प्रतिरोध टॉपिक आया था बीच में, क्रांतिक प्रतिरोध। क्रांतिक प्रतिरोध, ठीक है, सुनना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, 2 ही मिनट पहले, कि क्रांतिक फील्ड का मान
फील्ड प्रतिरोध का मान आपका क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अब ये क्रांतिक प्रतिरोध एक नियत प्रतिरोध है, एक स्थायी प्रतिरोध है, इसके बारे में एक रेटेड प्रतिरोध है ये, कि इस प्रतिरोध से अगर ज़्यादा प्रतिरोध फील्ड का बढ़ जाता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। ठीक, अब ये क्रांतिक प्रतिरोध करता है क्या, बाधा कैसे डलती है अगर ये बढ़ जाता है तो किस हिसाब से, देखना ध्यान से। माना कि आपकी जो फील्ड की धारा है 10 एम्पीयर पर सैचुरेट हो रही है, संतृप्त हो रही है, 10 एम्पीयर धारा है और आपकी फील्ड संतृप्त हो गई कितने पे, 10 एम्पीयर पे। वोल्टेज आपको 220 वोल्टेज मिल गया और इसका जो फील्ड का प्रतिरोध है वो 20 ओम है, सॉरी 22 ओम है, 22 ओम है। 10 एम्पीयर पे आपका 10 एम्पीयर पे आपका फील्ड संतृप्त हो गई, नियत हो गई, जितना फ्लक्स बनाना थी वो बना चुकी और एक नियत हो गई, सैचुरेट हो गई आपकी फील्ड यहां तक। और आपका प्रतिरोध 22 एम्पीयर में, किस हिसाब से देखो, अगर आपको फील्ड की धारा ज्ञात करनी होगी तो क्या, V बटे RSH। ठीक है, ये 10 एम्पीयर कैसे आई, 220 बटे 22, 10 एम्पीयर आई। ठीक है, अब देखो अगर आपका ये प्रतिरोध घट करके, अगर ये प्रतिरोध घट के क्रांतिक प्रतिरोध है ये 20 ओम हो जाता है, 20 ओम हो जाता है तो ये आपकी धारा क्या हो जाएगी, 11 एम्पीयर, 11 एम्पीयर। हाँ, एक चीज, अगर क्रांतिक प्रतिरोध का मान घट जाता है तो आपके फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां धारा का मान देखो, यहां 22 से 20 हुआ, 20 पे आपकी धारा का मान बढ़ा है, लेकिन आपको फील्ड को सैचुरेट करने के लिए, संतृप्त करने के लिए आपकी फील्ड तो 10 एम्पीयर भी तो हो रही है, 10 एम्पीयर पे तो हो रही है। अरे आपकी जो फील्ड है वो संतृप्त तो 10 एम्पीयर पे हो रही है, लेकिन आपको धारा 11 एम्पीयर मिल रही है, तो वो फील्ड पे प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कि जितनी धारा लेनी थी वो ले ली उसने, जितनी संतृप्ति होनी थी फील्ड, जितनी धारा के अंदर संतृप्त हो रही थी उतनी हो गई, लेकिन आपको धारा 11 एम्पीयर मिल रही है, 1 एम्पीयर ज्यादा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात यहां से ध्यान रखना कि भाई अगर क्रांतिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, फील्ड प्रतिरोध के मान से क्रांतिक प्रतिरोध का मान अगर घट जाता है तो वो वोल्टेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जनरेटर वोल्टेज बनाएगा। लेकिन अगर इस प्रतिरोध का मान अगर बढ़ गए 30 एम्पीयर हो गया, आपका 30 ओम हो गया, सॉरी 30 ओम हो गए, एम्पीयर नहीं 30 ओम हो गया, तो आपकी धारा का मान कम होगा कि नहीं होगा, क्यों, जहां प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा। देखो यहां 10 एम्पीयर 22 ओम पे मिल रही थी, फिर अपन ने इसको 20 ओम किया तो यहाँ 11 एम्पीयर मिल गई, प्रतिरोध का मान घटाया, धारा का मान इधर बढ़ गया। लेकिन अब की बार आपने प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया, अब की बार अपने प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 30 ओम कर दिया, तो यहां धारा का मान क्या हो जाएगा आपका, यहां धारा का मान क्या हो जाएगा, 220 बटे 30, भाई वोल्टेज 220 है, तो आपका 7.3 एम्पीयर के समथिंग आएगा, कितनी, 7.3 एम्पीयर। तो धारा का मान कम हुआ कि नहीं हुआ, जनरेटर वोल्टेज बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, क्योंकि आपकी फील्ड संतृप्त हुई नहीं, धारा का मान घट गया, क्रांतिक प्रतिरोध का मान आपका फील्ड का जो प्रतिरोध है आपका उसका मान बढ़ गया। देखो ये फील्ड का प्रतिरोध है आपका 22 ओम, शुरू में क्या है, फील्ड का शंट फील्ड का प्रतिरोध है ये। अगर फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से बढ़ गया, अधिक हो गया, तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा। ये तो है आपका क्रांतिक प्रतिरोध। दोबारा से सुन लेना, शुरू में 10 एम्पीयर लिए 220 वोल्टेज में 22 ओम आपका फील्ड का प्रतिरोध था। 10 एम्पीयर पे आपकी जनरेटर माना कि चल रहा था, संतृप्त हो गई थी फील्ड आपकी और आपका जनरेटर अपन का चल रहा था। उसके बाद में अपन ने किया क्या, 20 ओम का प्रतिरोध लिया, 22 की जगह अपन ने 20 कर दिया, तो आपका धारा का मान बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने फील्ड का मान, जो इस फील्ड का जो मान है वो 22 एम्पीयर से अधिक कर दिया,
और 30 ओम कर दी, सॉरी 22 ओम से अधिक कर दिया और 30 ओम आपका यहाँ किया, तो यहाँ आपकी जो फील्ड की धारा वो घट गई। अब फील्ड की धारा आपकी घटी है, फील्ड का प्रतिरोध आपका बढ़ गया, तो आपका जनरेटर कभी भी वोल्टेज नहीं बनाएगा। क्रांतिक प्रतिरोध का मान यही कहता है आपको कि अगर आपका क्रांतिक प्रतिरोध का मान फील्ड प्रतिरोध से कम हो जाता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में सुन लेना कि अगर फील्ड का प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो आपका जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाता। उससे आगे देखते हैं, आज 2 जनरेटर एक साथ अपने पढ़ेंगे, सीरीज और शंट, कंपाउंड पढ़ेंगे बाद में। आज देखेंगे सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। भाई सीरीज जनरेटर क्या है और शंट जनरेटर आपका क्या है। ये तो है आपका सीरीज और ये है मेरे साथियों शंट। सीरीज और शंट के बारे में ध्यान से देखना है। आ जाओ, 1 नंबर पॉइंट क्या है, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड को आर्मेचर के, इस प्रकार के जनरेटर को फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 1 आ जाओ शंट। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड को आर्मेचर की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वो कौन सा जनरेटर है आपका शंट जनरेटर। 2 नंबर बात की जाती है इस शंट, आ जाओ इधर सीरीज की तरफ। सीरीज फील्ड मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है। ठीक है। नंबर 2 बात यहां, अब आपको ध्यान रखना, अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो अगर समांतर क्रम में जोड़ दी जाती है आर्मेचर के, तो वो कौन सी वाइंडिंग होगी, वो आपकी शंट वाइंडिंग। और अगर इसी को आप श्रेणी में जोड़ देते हो तो ये कौन सी होगी, सीरीज वाइंडिंग। इसलिए जनरेटर का नाम पड़ गया सीरीज व शंट। तो इस प्रकार के जनरेटर में, इस शंट वाइंडिंग में, शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार व अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। पतले तार व अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ भाई, ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार और अधिक टर्न्स की बनाई जाती है, ठीक। और सीरीज फील्ड को मोटे तार व कम टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि शंट फील्ड, सीरीज फील्ड को, या सीधा लिख लो, इस वाइंडिंग को लोड द्वारा वहन या सहन करनी पड़ती है। और शंट फील्ड वाइंडिंग को पतले तार व अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। इसका मतलब इसको उत्पादित वोल्टेज वहन करना पड़ता है।
या सहन करना पड़ता है। उत्पादित वोल्टेज का मान सहन करना पड़ता है कौन सी वाइंडिंग को? शंट फील्ड वाइंडिंग को। शंट फील्ड वाइंडिंग को किस साथ बनाया जाता है? मोटे तार पतले तार अधिक टर्न्स। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर पतला तार होगा आपका, अगर तार पतला होगा तो प्रतिरोध का मान तो अधिक हो जाएगा आपका, ठीक, और मोटे तार का प्रतिरोध का मान कम। और एक बात ध्यान रखना, जहां मोटा तार होगा वहां प्रतिरोध का मान क्या होगा आपका? कम, और धारा का मान होगा अधिक। और जहां पतला तार होगा वो प्रतिरोध का मान अधिक और धारा का मान मेरे साथियों कम। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहां से समझो, इस पॉइंट से समझना कि मोटा तार है तो प्रतिरोध का मान तो आपका कम हो गया और धारा का मान अधिक होगा। इसका मतलब आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो लोड धारा को वहन कर सकती है। और दूसरी चीज, शंट फील्ड क्या है? आपके मोटे तार पतले तार की है और अधिक टर्न्स की है, तो प्रतिरोध हो जाएगा अधिक, धारा का मान हो जाएगा कम। जहां धारा का मान कम होगा वहां वोल्टेज, एक बात और ध्यान, जहां धारा का मान कम होगा वहां वोल्टेज का मान अधिक हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह कि है कि यहाँ देखो प्रतिरोध का मान बढ़ा, धारा का मान घट गया। धारा का मान घटा तो वोल्टेज का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसलिए उत्पादित वोल्टेज का मान आपके शंट फील्ड वाइंडिंग सहन करती है, वहन करती है। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या इनकी आकृति किस हिसाब से होती है। सीरीज और शंट जनरेटर की जो आकृति है वो किस हिसाब से होती है? टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र क्या है और ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है? प्रेरित जो ईएमएफ है वो ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है? सीरीज जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होगी? सीरीज वाइंडिंग। कौन से क्रम में? सरणि क्रम में। किस हिसाब से होगी अब देखना। ये आपकी एक सीरीज वाइंडिंग है और ये आपका एक आर्मेचर। ये आर्मेचर का A1 सिरा है और ये मेरे साथियों आर्मेचर का, और ये आपका लोड। यहां आप क्या रख सकते हो? लोड। ये आपका आर्मेचर A1 सिरा, A2 सिरा, D1 सिरा, D2 सिरा। कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। कौन से क्रम में है? आर्मेचर के सरणि क्रम में। कौन सी वाइंडिंग? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आ जाओ शंट फील्ड जनरेटर के अंदर, शंट फील्ड वाइंडिंग शंट जनरेटर के अंदर देखते हैं। ये एक आपका आर्मेचर है, A1 सिरा है, A2 सिरा है, E1 सिरा है, E2 सिरा है, आर्मेचर है और ये मेरे साथियों आपका यहाँ लोड है। ठीक, ये आपका लोड है। कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग। ये तो है इनकी आकृति। ठीक है, आर्मेचर धारा की बात की जाए आपकी तो आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस सीरीज फील्ड धारा। यहां आर्मेचर धारा की बात की जाए, हाँ, लोड धारा बराबर सीरीज फील्ड धारा। ठीक, यहां अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात की जाए, किसकी? VT। टर्मिनल वोल्टेज की यहां बात की जाए तो होगा क्या? EMF E माइनस, यह आपका लोड है यहाँ, E माइनस IA RA माइनस ISE और RSE। कहने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज का जो मान होगा आपका निकालने के लिए
वो आर्मेचर के मान और सीरीज फील्ड के अंदर उत्पन्न ईएमएफ होता है उनके अंदर माइनस हो जाएगा और उसके बाद में आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। एक चीज, टर्मिनल वोल्टेज का जो मान है, टर्मिनल वोल्टेज का जो मान है उत्पन्न वोल्टेज से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो टर्मिनल पे वोल्टेज आता है वो हमेशा जो खपत होनी थी, जो बर्बाद होना था, वो हो जाता है पहले अंदर ही। लेकिन जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज आएगा, मान लो अंदर पहले आपका उत्पन्न हुआ कितना, 100 वोल्ट, लेकिन किसी कारणवश 20 का नुकसान हो गया, आपको टर्मिनल का यहाँ गया, तो टर्मिनल से सदैव हो गया ना अधिक। फिर बात करते हैं ईएमएफ। ई का जो अगर मान ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ क्या होगा, आपका टर्मिनल वोल्टेज और सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आपका आर्मेचर का योग होगा। यहाँ क्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट और आर्मेचर और वीटी के अंदर टर्मिनल वोल्टेज के अंदर आप दोनों साइड से इसका मान निकाल सकते हो, प्लस IA RA प्लस ISE प्लस RSE, इनका योग होगा। तो ये कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है आपको सीधे टर्मिनल सीरीज फील्ड जनरेटर, सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज मान ज्ञात करने का सूत्र, तो ये है आपका इसका सूत्र। और आपका ई ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र ये होगा। आ जाओ शंट फील्ड की तरफ। ये शंट जनरेटर के अंदर ये बार बार नाम आता है शंट फील्ड का। शंट जनरेटर के अंदर, शंट जनरेटर के अंदर जो शंट फील्ड का जो वोल्टेज है आपका, शंट फील्ड का जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज के समान होता है। पहली बात, शंट जनरेटर के अंदर जो शंट फील्ड के अंदर जो वोल्टेज होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के समान आपका होता है। आ जाओ, फिर बात करते हैं कि इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र। तो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र वही सूत्र है आपका E माइनस IA RA। ठीक, अगर यहां से आपको शंट जनरेटर में पूछा जाए क्या E का मान ज्ञात करने के लिए, तो E का मान ज्ञात करने के लिए मेरे साथियों इसका सूत्र क्या होगा आपका, वही सूत्र है आपका VT प्लस IA इंटू RA। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका आज सब उत्तेजित जनरेटर कंप्लीट है जिसके अंदर शंट और सीरीज आपको बता दिए गए हैं। बस इतनी चीज़ें इसमें अंदर ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो जनरेटर आपका सीरीज और शंट आएगा, आपका दोनों जनरेटर कंप्लीट हो गए हैं। कल देखते हैं अपन कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कहीं आपको दिक्कत होती है, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं आपको समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, किसी भी समय कमेंट कर सकते हो और आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों तक टॉपिक को ज़रूर शेयर करना। जय हिंद।